हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मित्तल मेंशन में नित्या की बात सुनकर मीरा कशिश को खुद से दूर कर नित्या से बोली, कुछ नहीं, चलिए हम लोग पटाखे जलाते हैं। नित्या मीरा की बात सुनकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे डर लगता है। जिस पर कशिश मीरा की तरफ इशारा करते हुए नित्या से बोला, मैं इसे वही कर रहा था कि चलो पटाखे जलाते हैं, लेकिन ये मुझे इग्नोर कर रही है। जिस पर नित्या मीरा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हो गया भाभी, आप भाई को इग्नोर क्यों कर रही हो? मीरा नित्या की बात सुनकर बोली, आपका भाई एक नंबर का चालू आदमी है, यहाँ पर इनोसेंट बन रहा है। कशिश अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मीरा दिया की थाली नित्या के हाथ में देकर वहाँ से भागते हुए बोली, आप एक नंबर के चालू आदमी हो। कशिश मीरा के साड़ी के पल्लू को पकड़कर खींचता है, जिससे मीरा रुक जाती है और कशिश को घूरने लगती है। जिस पर कशिश उसके पल्लू को छोड़ते हुए उसके पास आकर उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहता है, ठीक है, नाराज़गी छोड़ो। मीरा कशिश के सीने पर हाथ रखते हुए, नित्या देख रही है हमें? नित्या अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मैं सौर्य को कॉल करने जा रही हूँ भाभी, आप दोनों कंटिन्यू करो। इतना कहकर नित्या थाली टेबल पर रखकर गार्डन की तरफ चली जाती है। कशिश नित्या के जाने के बाद मीरा को देखते हुए बोली, मेरी बहन बहुत समझदार है। मीरा कशिश की बात पर बेवकूफ़ तो मैं। कशिश अपनी आंखें रोल करते हुए, मीरा बार बार उसी चीज़ को क्यों कर रही हो? जिस पर मीरा कशिश की आंखों में देखते हुए बोले, आपको पता है आपने मुझे इग्नोर किया, मुझे कितना बुरा लगा था, रोना आ रहा था मुझे। कशिश मीरा की आंखों पर हाथ रखते उसके होठों पर फेंक देकर बोला, देखो इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, अब रोना बंद करो। मीरा अपनी आंखें बंद करती है और उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं, जिस कारण कशिश उसे जल्दी से कमर से पकड़ते हुए कहता है, तुम ठीक हो? मीरा कशिश के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में भरकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं क्यों अचानक चक्कर आ गया, शायद मैंने कुछ खाया नहीं है इसलिए। कशिश मीरा को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, तो चलो पहले खा लो, उसके बाद पटाखे जलाएंगे। जिस पर मीरा कशिश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे इग्नोर मत करना आज के बाद। कशिश अपना सिर हिलाते हुए बोला, आई प्रॉमिस। इतना कहते हुए कशिश मीरा को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है तो मीरा कशिश से कहती है, मैं खाना निकाल लूँगी अपने लिए, वैसे भी खाने का वक्त हो गया है, आप नित्या को बुला लो, फिर साथ में पटाखे जलाएंगे। कशिश अपना सिर हिलाकर गार्डन की तरफ चला जाता है। कशिश गार्डन में आता है तो देखता है नित्या सौर से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। कशिश उन दोनों को देखते हुए 2 मिनट कुछ सोचने के बाद अपना फ़ोन निकालता है और किसी को मैसेज करके सेंड कर देता है। फिर नित्या के पास आते हुए कहता है, नित्या चलो खाना खा लो। नित्या सौर की बाय कहकर कॉल कट कर कशिश की तरफ देखते हुए बोले, और पटाखे? कशिश अपना सिर हिलाकर बोला, खाना खाने के बाद तुम्हारी भाभी को चक्कर आ गया था। नित्या कशिश को डांटते हुए, आप सब आपके कारण है, हर वक्त मीटिंग पर ध्यान होता है, बीवी पर ध्यान नहीं देते, किसी काम के नहीं हो आप। इतना कहकर नित्या जल्दी से अंदर की तरफ चली जाती है। कशिश हैरानी से उसे जाता हुआ देखने के बाद खुद से, बीवी को उल्टी हो तो भी पति की गलती, चक्कर आए तो भी पति की गलती, इतना कहते हुए उन लोगों की तरफ चला जाता है। इधर अवस्थी हाउस में दीपांजलि मोहल्ले में बच्चों को देख रही थी जो अपने पेरेंट्स के साथ पटाखे जला रहे थे। दीपांजलि का चेहरा पूरी तरीके से उतर गया। पीछे से आवाज़ आती है, दीपा अपने डैडा को मिस कर रही है। दीपांजलि नाराज़गी से बोले, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आएंगे, लेकिन वो नहीं है। दीप पीछे से दीपांजलि को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, दीपा के डैडा उससे किया हर वादा निभाते हैं। दीपांजलि दीप को देखकर खुशी से उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, डैडा आप कहाँ गए? दीपांजलि के गाल पर किस करते हुए बोला, हाँ मेरी बच्ची, मैं आ गया, तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे और मिठाई लेकर आया। दीपांजलि अपना सिर हिलाते हुए बोली, चाचू भी मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आए थे। दीपा दीपांजलि की बात पर उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए बोली, और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हो। दीपांजलि दीप की बात पर सामने की तरफ देखती है जहाँ पर ज्योति हल्के पिंक कलर की साड़ी पहने खड़ी हुई थी। दीपांजलि ज्योति को देखने के बाद दीप से बोली, क्या आप मेरे लिए ग्रासम ले आए हो? दीपांजलि को गोद में उठाया ज्योति की तरफ जाते हुए, ये आपकी मम्मा है। दीपांजलि दीप की बात पर बोली, लेकिन सब कहते हैं मम्मा हेवन चली गई है, क्या वो वापस आ गई? ज्योति दीपांजलि की तरफ हाथ बढ़ाकर, आपकी मम्मा के पास नहीं होगी दीपा। दीपांजलि दीप की तरफ देखने लगती है, जिस पर दीप अपना सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हारी असली माँ है जिसे तुमने फोटो में देखा था। दीप की बात सुनकर दीपांजलि और ज़्यादा गौर से ज्योति को देखने लगते हैं। तब जाकर उसे समझ आता है कि सच में वो उसकी माँ थी। जिसे महसूस कर दीपांजलि
जल्दी से ज्योति के गोद में जाते हुए रोने लगती है। ज्योति दीपांजलि को अपनी गोद में उठाकर अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जाती है। दीपांजलि ज्योति को कसकर गले लगा रोते हुए बोली, मम्मा आप कहाँ थे? दीपा ने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर ज्योति दीपांजलि के पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए बोली, अब मम्मा आपसे दूर कहीं नहीं जाएगी, रोना बंद करो बच्चा। दीपांजलि सुबकते हुए ज्योति से दूर होकर बड़ी सी मुस्कान के साथ दीप से बोले, अब पेरेंट्स मीटिंग में दीपा अपने मम्मा को लेकर जाएगी। जब डैडा बिजी रहेंगे दीपा को बटलर के साथ जाने को नहीं पड़ेगा। ज्योति दीप की तरफ देखती है, जिस पर दीप जल्दी से कहता है, सॉरी मैं ज़्यादातर बाहर रहता था इसलिए। ज्योति दीपांजलि को नीचे उतार अंदर की तरफ जाते हुए दीप से बोली, बाद में आपसे खबर लूँगी। दीप एक गहरी सांस लेकर ज्योति के पीछे हाउस के अंदर आ जाता है। दीप अंदर जाकर नीरू, शेखर जी और सिद्धांशु की तरफ देखता है, जो लोग जस्ट पूजा खत्म कर मेन हॉल में आए थे। नीरू ज्योति को देखकर हैरान होते हुए बोले, ज्योति? दीपांजलि नीरू की बात पर चहकते हुए, दादी देखो सारे बच्चे की तरह दीपा को भी मम्मा मिल गई। सुधांशु कंफ्यूज में ज्योति को देखने के बाद दीप के पास आकर धीरे से, आपने दूसरी शादी कर ली? इतनी जल्दी चूल मच गई थी। दीपांजलि सुधांशु को घूरते हुए, कभी कभी तुम अपने उस ऑरियल जीजा की तरह बात करते हो, ये मेरी वाइफ है। सुधांशु आंखें बड़े करके बोला, तो इतनी वक्त तक कहाँ थी? दीप सुधांशु को आंखें दिखाते हुए बोला, बाद में बात करेंगे, अभी हैप्पी फैमिली मीटिंग चल रही है ना। सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए, एक एक शब्द बताना। जिस पर दीप ज्योति की तरफ देखते हुए सुधांशु से बोला, अगर तुम्हें एक एक शब्द बता दिया ना तो तुम अपने जीजा को मिसाइल में बांध कर दूसरी दुनिया में भिजवा दोगे। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, क्यों? दीप कुछ सोचकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारी बहन को जानबूझकर किडनैप करवा दिया था, वो भी उस आदमी के हाथों जिसने तुम्हारे जीजा जी के भाई विकल्प को मारने की कोशिश की थी। सुधांशु हैरान होकर बोला, क्या? और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। दीप अपना सिर हिलाते हुए, तुम ही नहीं, किसी को नहीं पता इस बारे में, मुझे बस पता है क्योंकि मैं भी वहाँ पर गया था और मैंने ही तुम्हारी बहन को बचाया है। सुधांशु अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर शेखर जी की तरफ देखते हुए, पापा मैं दीदी के घर दिवाली की मिठाई देकर आता हूँ। ये सुनकर दीपांजलि जल्दी से सुधांशु के हाथ को पकड़ते हुए बोली, चाचू दीपा भी बुआ के घर जाएगी। सुधांशु दीप की तरफ देखने लगता है तो दीप अपना सिर हिलाते हुए उसे ले जाने का इशारा कर देता है, जिस पर सुधांशु मिठाई का डब्बा जल्दी से उठाकर दीपांजलि को अपनी गोद में उठा सारंग बिल्ला के लिए निकल जाता है और दीप सब लोगों को ज्योति के बारे में बताने लगता है। इधर वैष्णो मेंशन में रिद्धिमा चुपचाप गार्डन में लगे कुर्सी पर बैठी हुई थी और बाकी सब लोग पटाखे जला रहे। राजीव फायर रॉक्स में आग लगाकर रिद्धिमा के पास आकर उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला, कैसा लग रहा है यहाँ पर बैठे हुए बस देखने पर? यह सुनकर रिद्धिमा राजीव को घूरते हुए बोली, सब आपके और आपके बच्चे के कारण हो रहा है, वरना मैं कितने अच्छे से दिवाली एंजॉय करती। राजीव रिद्धिमा की बात पर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बैठे हुए देखना ज़्यादा पसंद करता। ये सुनकर रिद्धिमा राजीव को घूरने लगती और कुर्सी से खड़ी होकर जाकर अनारदाना उठा लेती है। राजीव अगरबत्ती जलाकर रिद्धिमा को देते हुए बोले, ये लो इससे जलाओ। ये देखकर रिद्धिमा राजीव को घूरते हुए, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो आप मुझे अगरबत्ती से पटाखे जलाने के लिए कह रहे हैं? राजीव पॉकेट से लाइटर निकाल कर रिद्धिमा की तरफ बढ़ाकर, लो लाइटर से जला लो। जिसे देखकर रिद्धि तेज आवाज़ में तारा और गजेंद्र जी से बोली, मम्मी पापा देखिए आपके बेटे ने लाइटर पकड़ रखा है। गजेंद्र जी और तारा वहाँ पर आकर राजीव के देखने लगते हैं, जिसका चेहरा देखने लायक था। तारा राजीव को घूरते हुए, तुम्हारे पास लाइटर क्या कर रहा है? तुम स्मोक करते हो? राजीव तारा के गुस्से भरी आवाज़ पर जल्दी से बोला, नहीं मम्मा, मैं तो पटाखे जलाने के लिए लाइटर लेकर आया था, मैंने आज तक स्मोक नहीं किया। रिद्धिमा राजीव के हाथ से लाइटर लेकर बोली, ये तो कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर रिद्धिमा अनारदाना लेकर उसे जलाने के लिए आगे की तरफ चली जाती। राजीव रिद्धिमा को जाता हुआ देख कर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी ज़िंदगी में बस एक बदमाश की कमी थी, मेरी बीवी ने उसे पूरा कर दिया। भगवान मेरे बच्चे को मेरी तरह शांत रखना। गजेंद्र जी राजीव को बुदबुदाहट को सुनते हुए बोले, वैसे मैंने भी भगवान से ही मांगा था और मुझे तो नहीं मिला। राजीव गजेंद्र जी को देखते हुए बोला, आपके कहने का मतलब क्या है डैड? क्या मैं शांत नहीं हूँ? गजेंद्र जी मुंह बनाते हुए रिद्धिमा की तरफ चले जाते हैं और राजीव बस उन्हें घूरता रह जाता है। इधर मनाली कौशिक मंसन फलक अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, जिस बारे में रुद्र को खुद नहीं पता था। फलक की कैब आकर कौशिक मेंशन के सामने रुकती है। फलक कैब वाले को पैसा देकर मेंशन को देखते हुए बोली, मेरा सैया तो सच में सुपरस्टार निकला। इतना सोचते हुए फलक अपने कदम आगे बढ़ाती है, जिस पर वॉचमैन आते हुए कहता, अरे रुको रुको, ससुराल है कहाँ सोच कर क्या किसी के भी घर में घुसी चली जाओगे? फलक
फलक वाचमैन की बात पर बोले, वो अंकल मेरा ससुराल ही है, रुद्र कौशिक को बुला और कहना फलक अवस्थी आई है। जिस पर वॉचमैन बोला, रुको पूछ कर बताता हूँ। इतना कहकर वॉचमैन जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसे देखकर फलक की आंखें छोटी हो जाती है और वॉचमैन के पास जाकर कहती है, पूछ कर बताता हूँ कहा ना तुमने, तो पूछ कर आओ ना। वॉचमैन फलक की बात सुनकर बोला, यहाँ पर हमारे छोटे मालिक के पीछे हर रोज़ न जाने कितनी लड़कियाँ आती है और यही कहती है कि रुद्र मालिक की गर्लफ्रेंड है, तो क्या हम सबको उनकी गर्लफ्रेंड समझे। फलक वॉचमैन की बात सुनकर अपना फ़ोन निकाल उसकी और रुद्र की फ़ोटो उसे दिखाते बोले, आंखें खोल कर देखो, ये मैं हूँ और ये तुम्हारा छोटा मालिक। जिस पर वॉचमैन फ़ोटो की एक नज़र देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, फ़ोटो तो छोटे मालिक की है, लेकिन AI का ज़माना चल रहा है न, किस पर विश्वास करें। फलक को वॉचमैन की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो इधर उधर देखते हैं उसकी नज़र सीधा चार्ली पर जाती है, जो कि गार्डन में आसमान की तरफ गोली चला रहा। चार्ली को देखकर फलक जोर से चिल्लाते हुए बोली, चार्ली। चार्ली इधर उधर देखने लगता है, जिस पर फलक जोर से कहती है, अबे चार्ली दरवाजे की तरफ देख। चार्ली दरवाजे की तरफ देखता है और फलक को देखकर जल्दी से दरवाजे की तरफ आते हुए वॉचमैन से कहता है, दरवाज़ा खोलो। वॉचमैन चार्ली की बात पर जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है। चार्ली बाहर आकर फलक को देखते हुए हैरान होकर, तुम यहाँ? फलक चार्ली को घूरते हुए, तुम्हारे रुद्र भैया से मिलने आए हैं। ये सुनकर चार्ली अपना सिर हिलाते हुए बोला, रुद्र भैया घर में है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि उनकी छमिया आने वाली है। फलक चार्ली को आंखें दिखाते हुए, गर्लफ्रेंड होने वाली बीबी छमिया नहीं। चार्ली अपना सिर हिलाकर फलक के बैग को पकड़ते हुए, अच्छा ठीक है, चलो अंदर। फलक जाने से पहले वॉचमैन की तरफ देखते हुए बोली, अगली बार से जो लड़की रुद्र की गर्लफ्रेंड हुई है ना, कह कर आए ना, उसे गोली मार देना, नहीं तो नाम और नंबर लिख कर रखना, हम आराम से उसका हिसाब करेंगे। वॉचमैन फलक की बात सुनकर जल्दी से अपना सिर हिला देता है, तो फलक उसके कंधे को थपथपा कर मेंशन के अंदर की तरफ चली जाए। चार्ली फलक के पीछे जाने से पहले वॉचमैन से बोला, बड़ी खतरनाक चीज़ है, हमारे रुद्र भैया भी डरते हैं, तो साला तू किस खेत का मूली है। बेइंतहा कहकर चार्ली वॉचमैन के घूरने के बाद फलक के पीछे चला जाता है। फलक अंदर जाकर जोर से चिल्लाते हुए, रुद्र जो कि सोफे पर लेटा हुआ था खड़ा होते हुए, कौन है? यूँ कहते हुए फलक की तरफ देखता और जल्दी से दौड़कर उसके पास जैसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। फलक रुद्र को दूर करने की कोशिश करते, अबे जोक की तरह क्यों चिपक रहे हो। रुद्रा फलक के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेता है, तो चार्ली उन दोनों को देखते हुए मुंह बनाकर कहता, साला हमको कुतिया चूमने को नहीं मिल रही और ये अपनी गर्लफ्रेंड को चूम रहा है, किस्मत ही खराब है। तो इतना कहते हुए चार्ली वहीं सोफे पर बैठ उन दोनों की आंखें टिमटिमाते हुए देखने लगता है। इधर गोवा खन्ना बंगलों में प्राकृतिक गार्डन में सारे बॉडीगार्ड्स के साथ पटाखे जला रहे थे और सारे बॉडीगार्ड्स उसका पूरा साथ दे रहे थे। रॉबिन सांची के हाथ में फुलझड़ी पकड़ाते हुए, तुम इसे जलाओ, मैं बम ब्लास्ट करके आता हूँ। प्रकृति रॉबिन की बात पर बोली, मैं भी हूँ, मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो तुम। रॉबिन थोड़ा सा आगे जाकर बम में आग जलाने के बाद फुल स्पीड में दौड़ते हुए आकर अपने कानों पर हाथ रख लेता है, तो प्रकृति भी अपने कानों पर हाथ रख लेती। जोरदार धमाके के साथ बम के चिथड़े उड़ जाते हैं। प्रकृति, जिसने इंडियन ट्रेडिशनल सूट अपने लिए प्रिपेयर किया था और अपने बालों को सामने से पकड़कर चोटी बनाकर कानों में छोटी बालियाँ पहने थे, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सांची ने स्काई ब्लू कलर का टॉप टू बॉटम नायरा सूट प्रेफर किया था, जिसमें वो भी ब्यूटीफुल लग रही थी। प्रकृति अपने दुपट्टे को संभालते हुए अनारदाना में आग लगाने के बाद उसे देखने लगती है, लेकिन वो अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण जल्दी से 2 कदम पीछे हो जाती है। रवि ने कैंडल लाकर प्रकृति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो हम इसे आसमान में छोड़ते हैं। प्रकृति सांची को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर बोले, अरे इधर आओ, पकड़ने में मदद करो। रविन सांची को अपनी तरफ खींच कर प्रकृति से बोला, वो मेरे साथ करेगी। प्रकृति रॉबिन की बात पर, अभी अगर सेल्वन मेरे साथ होता तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस पर रॉबिन बोला, सेल्वन तो अभी भी बेहोश है, इसलिए खुद जलाओ। प्रकृति रॉबिन को घूरने के बाद एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोली, मेरी मदद करो। बॉडीगार्ड मुस्कुराते उसके पास आ जाता और लाइटर निकालकर कैंडल को जलाने में मदद करता। प्रकृति कैंडल को संभालते हुए एक और बॉडीगार्ड से बोले, अरे इसे संभालने में मदद करो, ये उड़ रहा है। लेकिन कोई भी बॉडीगार्ड उसके पास नहीं आता, जिससे प्रकृति इरिटेशन में खुद ही संभालने लगती कि पीछे से कोई उसे अपने बाहों में भरते हुए कैंडल को पकड़ लेता है। प्रकृति का अचानक किसी का ऐसा करने पर सिर घुमाकर देखती है तो ऋतिक ने सिंपल सा ब्लैक टी शर्ट और नीचे लोअर पहन रखा था और साथ में उसने अपने लिए चप्पल प्रिपेयर किया था।
प्रकृति का सिर सीधा उसके छाती से टकरा जाता है, जिससे ऋतिक सिर झुकाकर प्रकृति की तरफ देखने के बाद कैंडल की तरफ देखता है और प्रकृति के हाथ के ऊपर हाथ रखते उसे छोड़ देता है, जिससे वो उड़ते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। प्रकृति जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, जितनी ऊंचाई तक तुम जाओगे मेरी उम्र उतनी लंबी हो। ऋतिक प्रकृति को एक नज़र देखने के बाद इतना जी कर क्या करोगे। प्रकृति आंखें खोल ऋतिक को देखते हुए बोली, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा परेशान करते हैं, उनके नाक में दम करके रखूंगी मैं मरते दम तक। ऋतिक प्रकृति की बात पर शायद तुम मेरी बात कर रही हो, तुम काफ़ी समझदार हो। प्रकृति ने तुरंत कहा, जिस पर ऋतिक उसे एक नज़र घूरने के बाद बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते बोले, बहुत हो गया आतिशबाजियाँ, चलो जाकर आराम करो, बाकी एक भी पटाखे जले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऋतिक की बात पर सारे बॉडीगार्ड्स अपना सिर हिला देते हैं, जिसके साथ ही आतिशबाजियाँ होना शुरू होती हैं। ऋतिक उस तरफ देखता है जहाँ पर प्रकृति फायरवर्क्स के डब्बे को जला चुकी थी और पूरी आसमान में आतिशबाजियाँ हो रही थी। प्रकृति एक और फायरवर्क्स का डब्बा लेकर जा उसे भी जला देते। उस डब्बे के जलकर आसमान में फटते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ हैप्पी दिवाली उसमें लिख जाते हैं। प्रकृति उसे देखने के बाद दौड़कर ऋतिक के पास आ उसके हाथ को पकड़कर बोली, इधर आओ। ऋतिक प्रकृति की तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ। प्रकृति राविन के तरफ देखते हुए बोली, मेरी फ़ोटो खींचो इसके साथ। राविन प्रकृति की बात पर अपना फ़ोन निकाल ऋतिक के साथ उसके कुछ तस्वीर खींचता है। फिर प्रकृति सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहती है, तुम सब मुझे क्या देख रहे हो, चलो जल्दी आओ हमारे मेमोरी। जिस पर सारे बॉडीगार्ड्स ऋतिक की तरफ देखने के बाद इग्नोर करके उनके पीछे अगर खड़े हो जाते हैं। रविन सांची को अपने पास लाकर एक साथ सब लोगों के लिए सेल्फी लेता है। उसके बाद कैमरा स्टैंड पर लगाकर सब लोगों की एक साथ फ़ोटो खींचते हैं। प्रकृति जल्दी से जाकर फ़ोटो को देखती है तो सारे बॉडीगार्ड्स ने उसके सिर के पीछे 2 सींग बनाए थे, जिससे देख प्रकृति उन सबको घूरते हुए कर, मेरे सर के पीछे सींग क्यों बना रहे थे, अपने इस राक्षस बॉस के सींग लगाना चाहिए था ना। इतना कहकर उन सब को मारने के लिए दौड़ती है तो ऋतिक उसे कमर से पकड़कर रोकने के बाद सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है तो सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। और राविन आकर प्रकृति के हाथ से कैमरा लेकर कहता है, कल फोटो मिल जाएगा। प्रकृति मुंह बनाती है तो राविन सांची की तरफ देख कर कहता है, जाओ सो जाओ। सांची राविन के हाथ को पकड़कर उसे लेकर अंदर चली जाती है। उनके जाने के बाद ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़कर बोला, मेरे साथ वॉक पर चलोगे। प्रकृति हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते हुए, इन कपड़ों में। ऋतिक उसके हाथ को पकड़े आगे बढ़ाते हुए, सामने वाला मेरा प्राइवेट बीच है, वहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है। ये सुनकर प्रकृति उसके साथ साथ खींची चली जाती है। दोनों समुद्र के किनारे चल रहे थे। प्रकृति के पैरों को पानी छू रहे थे, जिससे प्रकृति खेल रही और ऋतिक अपने लोअर के पैंट में हाथ डाले उसे देख रहा था। प्रकृति ऋतिक के पास आकर बोले, अरे तुम यहाँ पर आए हो तो पानी से क्यों नहीं खेल रहे हो। ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर, मुझे नहीं पसंद। प्रकृति ऋतिक के हाथ को पकड़ कर बोली, चलो भी, इतना भाव क्यों खा रहे हो। इतना कहकर उसे पानी में धक्का दे देती है, जिस कारण ऋतिक आगे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है और सिर घुमाकर प्रकृति को घूरने लगता है। जिसके बदले में प्रकृति अपने दांत चमकाते हुए बोली, मैंने तो बस पानी में खेलने के लिए कहा था। ऋतिक प्रकृति के पास आ उसके हाथ को पकड़ उसे समुद्र की तरफ खींचते हुए बोला, चलो। प्रकृति जमीन पर बैठते हुए, नहीं नहीं नहीं। ऋतिक उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचने लगता है, तब प्रकृति गलती से उसके पैर पर मार देती है, जिस कारण ऋतिक उसके ऊपर गिर जाता है और प्रकृति अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। ऋतिक अपने दोनों हाथ प्रकृति के अगल बगल रखे उसके बंद आंखों को देखने लगता है। प्रकृति ऋतिक के कुछ भी रिएक्शन को न देखकर अपनी आंखें खोलती है तो ऋतिक उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रकृति की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन ऋतिक उसे काफ़ी सॉफ्ट किस कर रहा था, जिस पर प्रकृति के हाथ ऋतिक के बालों में चले जाते हैं और ऋतिक प्रकृति के सिर और कमर के पीछे हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच कर पलट लेता है और खुद नीचे लेट जाता है। प्रकृति कुछ देर में उससे दूर होकर उसे सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेती। ऋतिक उसे अपनी आगोश में भरे चांद को देखते उसके सिर को सहलाने लगता है। तभी आसमान में फायरवर्क्स होना शुरू होती है और ऋतिक उसे देखते हुए प्रकृति को देखने लगता है, जो कि उसके सीने से लगे अब सो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।